नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनामिक्स के दो लॉ के बारे में, जिसमें से एक है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, एक जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको जानने के लिए हमको सबसे पहले जानना है टेम्परेचर के बारे में कि टेम्परेचर होता क्या है, टेम्परेचर के क्या यूनिट्स हैं, और इसको जानना है उसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल, पाथ फंक्शन और एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं, पाथ फंक्शन क्या होता है, और एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, वो हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले टेम्परेचर के बारे में। टेम्परेचर है क्या? टेम्परेचर जो है वो क्या है? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ एनर्जी थ्रू डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू थर्मोडायनामिक रिजिड वॉल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी थ्रू थर्मोडायनामिक रिजिड वॉल। ठीक है, अब इसमें थर्मोडायनामिक्स में जो टेम्परेचर की यूनिट है वो दो मिलती है। एक तो मिलती है डिग्री सेल्सियस और एक मिलती है केल्विन। इन दोनों को जब देखेंगे तो समझ में आ रहा है, यहाँ पे है डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे यूज किया गया है डिग्री, और यहाँ पे डिग्री नहीं यूज किया गया है, नॉट यूज डिग्री। क्यों नहीं यूज किया गया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो एक है डिग्री सेल्सियस और है कि केल्विन। तो डिग्री सेल्सियस है वो है सेल्सियस स्केल, और जो केल्विन है वो है थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल, जो कि एक स्टैंडर्ड स्केल है और ये है स्टैंडर्ड स्केल नहीं है। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस में हम लोग जब मेजर करते हैं वो अलग होता है और केल्विन में वैल्यू जो है वो अलग होता है। जो डिग्री सेल्सियस है वो जो है वो इन्वेंट हुआ था सेल्सियस के द्वारा। सेल्सियस ने इसका इन्वेंशन किया था डिग्री सेल्सियस का। इसमें ये है कि जो सेल्सियस है टेम्परेचर के लिए है, वो उसमें क्या है कि वो वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना माना जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है,
अब हम लोग देख रहे हैं कि 0 और 100 के बीच में कितने हैं स्केल, 100 स्केल, ठीक है। तो इसी 100 को मान करके हम लोग लेते हैं सेंटी, सेंट मतलब 100, सेंटीग्रेड, ठीक है। तो 0 और 100 के बीच में जो स्केल है 100 स्केल है, इसके बेसिस पर हम लोग इसको कहते हैं सेंटीग्रेड, ठीक है। अब जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए हम लोग को अलग अलग मेटल भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए मेटल के लिए अलग अलग थर्मल कंडक्टिविटी होता है, तो इसके लिए हो सकता है कि उसके लिए अलग टेम्परेचर स्केल हो, ठीक है। तो ये जो है वो स्टैंडर्ड स्केल नहीं आता है सेल्सियस स्केल, ठीक है। अब हम आपको एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि एक हम लोग पढ़ते हैं सेल्सियस स्केल और दूसरा होता है सेंटीग्रेड स्केल, सेंटीग्रेड स्केल, सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल। इन दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, अंतर बस यही है कि जो सेंटीग्रेड है वो एक 0 to 100 पे डिपेंड करता है, 0 to 100 का बीच का जो वो है यूनिट्स है उस पर डिपेंड करता है सेंटीग्रेड। और सेल्सियस के नाम पे ये स्केल है, इसलिए इसका नाम हो गया सेल्सियस स्केल। जो सेंटीग्रेड है वो डिपेंड करता है फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट पे, फ्रीजिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है सेंटीग्रेड स्केल। और जो सेल्सियस स्केल है वो डिपेंड करता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ट्रिपल पॉइंट पर डिपेंड करता है। इन दोनों में बस यही अंतर है सेल्सियस स्केल और सेंटीग्रेड स्केल में। सेंटीग्रेड स्केल में 0 to 100 है स्टेप्स, इसलिए उसको हम लोग सेंटीग्रेड स्केल कहते हैं। और जो सेल्सियस स्केल है वो सेल्सियस के नाम पे है और वो डिपेंड करता है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के, और ये डिपेंड करता है फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और अब हमको देखना है ये जो केल्विन स्केल है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल केल्विन, उसका वो जो है तुम्हारे वो के से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये जो है वो स्टैंडर्ड स्केल है, स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब रिलेशंस क्या होती हैं सेल्सियस और केल्विन का, तो रिलेशन है जैसे मान लीजिए डिग्री सेल्सियस का है वो होगा केल्विन -273.15, इन दोनों के बीच का रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम लोग चेक करना है तो सेल्सियस स्केल को हम लोग थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल के यूनिट में भी हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे एक फार्मूला इसका दिया गया है। तो टेम्परेचर अगर हम लोग जान गए होंगे तो इसके बाद हम लोग चलते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका प्रिंसिपल यही है कि अगर कोई सिस्टम है, मान लीजिए 3 सिस्टम है ए, बी और सी, अगर ए और बी कनेक्टेड हैं और सी के साथ भी कनेक्टेड हैं, ए और बी इक्विलिब्रियम हैं एक दूसरे के, और बी और सी इक्विलिब्रियम हैं, तब होता है कि ए और सी भी एक दूसरे के इक्विलिब्रियम होंगे। कहने का मतलब है कि जो बी का टेम्परेचर है और ए का टेम्परेचर है, या ये कहें कि जो बी का टेम्परेचर है वो सी का टेम्परेचर है, तो फाइनली आता है कि जो ए का टेम्परेचर होगा वो भी सी का टेम्परेचर होगा। ये इसको हम लोग कहते हैं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 3 रॉड हैं और एक रॉड को जो है वो कनेक्ट किया गया है, फिर इस रॉड को दूसरे से कनेक्ट किया गया, और एक पहले रॉड को दूसरे से, दूसरे को तीसरे से, और तीसरा जो है वो पहले से कनेक्टेड है। इसका मतलब है कि इसका जो टेम्परेचर होगा और इसका टेम्परेचर होगा वो इसके टेम्परेचर के बराबर होगा। ये हमको बताता है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब हमको जानना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसके पहले हमको जानना पड़ेगा
स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन, ठीक है, प्रोसेस एंड पाथ, ठीक है। इन सब चीज़ों को हमको जानना पड़ेगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जानने से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेट वेरिएबल से। स्टेट वेरिएबल है क्या? देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कि वेरिएबल मतलब कि कोई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो क्या स्टेट ऑफ द सिस्टम भी चेंज हो रहा है कि नहीं? हाँ, अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंजिंग हो रही है तो उसके चलते जो है वो स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज हो रहा है। तो इस माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं स्टेट वेरिएबल। उसका मान लीजिए एग्जांपल देख लीजिए, टेम्परेचर है, पी है, प्रेशर और मोलर क्वांटिटी, ठीक है। ये सब आ जाएंगे माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में, जो कि चेंज होंगे तो स्टेट ऑफ द सिस्टम को भी चेंज करेंगे, ठीक है। अब वेरिएबल्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और दूसरा जो है डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट। देखिए नाम से यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स पे। सपोज के लिए वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर हम लोग किसी सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ने के चांस है। तो वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और प्रेशर पर डिपेंडेंट है और मोल्स क्वांटिटी पर डिपेंडेंट रहता है। जैसे मान लीजिए कि उसका मोलर क्वांटिटी नंबर ऑफ मोल्स बढ़ा दिए तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर उसको घटा दिए तो उसका वॉल्यूम घट जाएगा, प्रेशर बढ़ा दिए तो वॉल्यूम उसका प्रेशर उसका घटा दिए तो वॉल्यूम उसका बढ़ जाएगा। ठीक वैसे ही टेम्परेचर बढ़ाने के बाद भी हो सकता है कि वॉल्यूम इसका बढ़ जाए। तो जो वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके? टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स के। तो टेम्परेचर, प्रेशर और मोल्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और वॉल्यूम जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो स्टेट वेरिएबल के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग आते हैं स्टेट फंक्शन के बारे में। देखिए यहाँ से समझ में आ रहा है कि फंक्शन ऑफ स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मतलब कि हमारा पोजीशन और स्टेट जो है वो अलग है। कुछ देर के बाद में हो सकता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी बढ़ी या कुछ ऐसा चीज़ हुआ जिसके चलते हम जो है वो इधर उधर भागने लगे, भाग करके हम लोग किसी और जगह पे चले गए। मान लीजिए यहाँ पे थे और हम लोग पहुँच गए यहाँ पे। तो फंक्शन जो है वो स्टेट पे डिपेंड करता है, तब उसको हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। डिपेंड ऑन द स्टेट, डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, ठीक है। उसको हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन अगर आपको समझ में आया तो दूसरा एक होता है पाथ फंक्शन। ठीक वैसे ही जैसे कि स्टेट फंक्शन था वैसे ही पाथ फंक्शन भी है, डिपेंड ऑन द पाथ। ठीक है, स्टेट फंक्शन स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो किस स्टेट में है। इनिशियल स्टेट अलग होगा, उसका फाइनल स्टेट हो सकता है अलग हो, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेट फंक्शन। और पाथ फंक्शन मतलब कि किस पाथ से वो जा रहा है, जो फंक्शन है वो किस पाथ से जा रहा है उसको हम लोग कहेंगे पाथ फंक्शन। तो जो स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन डिफाइंड बाय पाथ, ठीक है। तो स्टेट फंक्शन जो है वो पाथ, दो चीज़ें हम लोग को समझ में आ गई, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब हमको जानना है
स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में कुछ डिफ्रेंसिएशन है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या डिफ्रेंसिएशन है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में। ठीक है, इसके अंदर क्या डिफरेंस है इसको अगर जानना है तो हमको एक और चीज़ जाननी पड़ेगी, एग्जैक्ट एंड इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। इसको हमको जानना पड़ेगा, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। उसके लिए हम लोग देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक पाथ है, A to B गया, ठीक है, तो इसके बेस का जो डिस्टेंस है या टोटल जो है करेंगे x, तो वो आएगा B माइनस A, इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल। जो इसके बीच का डिफरेंस है वो इनिशियल फाइनल माइनस इनिशियल है, ठीक है। अब इसी प्रोसेस को अगर हम लोग किसी इनफाइनाइटेसिमल चेन के थ्रू देखें तो इसका होगा A to B dx इक्वल टू डेल्टा x, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे A माइनस B, सॉरी B माइनस A। तो इसमें देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ गया तो इसका डिफरेंस है B माइनस A। ठीक वैसे ही अगर हम लोग इसका इनफाइनाइटेसिमल चेंज ले रहे हैं dx, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे A to B तो भी कितना होना चाहिए, डेल्टा x, मतलब B to A के बराबर होना चाहिए। अगर जी A to B dx डेल्टा x के बराबर है तब इसको क्या कहेंगे, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। और अगर A to B dx डेल्टा x के बराबर नहीं है तो इसको हम लोग कहेंगे इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दो चीज़ें हमको पता चल गई, एग्जैक्ट और इनएग्जैक्ट। जैसे यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन ले रहे हैं A to B dx इक्वल टू डेल्टा x, अगर इतना है तो वो एग्जैक्ट होगा और इतना नहीं है तो वो इनएग्जैक्ट कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लें, यहीं पर इसके बाद ही देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क, ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, जबकि जो वर्क है वो डिपेंड करता है पाथ पे, ठीक है। तो जो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंडेंट है वो हो गया स्टेट फंक्शन, और जो पाथ पे डिपेंड करता है वो हो गया पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन और ये पाथ फंक्शन। जैसे मान लीजिए कि हमने एक, आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दें, हम लोग मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लिए A to B, ठीक है। तो यहाँ पर तो देखने में आ रहा है कि डेल्टा x मतलब कि डिफरेंस B माइनस A है, लेकिन इसके केस में डेल्टा x B माइनस A नहीं है, डेल्टा x के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हो गया वो एग्जैक्ट हो गया, और ये जो हो गया वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको डिफरेंशिएशन देखना है स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन में। देखिए डेफिनेशन तो हमने बता ही दिया है, डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये जो है वो डिपेंड ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम।
पहला ये हो गया स्टेट पे डिपेंड करता है, और दूसरा जो है इसके बारे में कहेंगे ये पाथ पे डिपेंड करता है। दूसरा क्या चीज़ है, जो स्टेट फंक्शन है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से, और पाथ फंक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल लेटर से। इसका एग्जांपल भी हम अभी बात करते हैं, ठीक है। जैसे और तीसरी चीज़ क्या है कि स्टेट फंक्शन जो है वो हमेशा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है, और पाथ फंक्शन जो है वो इनएग्जैक्ट होता है, इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस यही है कि एक जो है स्टेट पे डिपेंड करता है और एक पाथ पे डिपेंड करता है। स्टेट फंक्शन जो वो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और पाथ फंक्शन जो है स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है और ये जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन होता है। अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं, इंटरनल एनर्जी और वर्क। इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है, फाइनल पर डिपेंड करता है। दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू होता है इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट। ये होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक वैसे यहाँ पे जो W है, W को वर्क हम लोग लिखते हैं, ये जो है वो इनएग्जैक्ट होता है। दैट मीन्स कि जो W मानेंगे हम लोग, इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, कभी हम लोग बताते हैं क्यों नहीं लिखेंगे। तो W है वो फाइनल माइनस इनिशियल नहीं होता है, ये डिपेंड करता है पाथ पे कि किस पाथ से वो जा रहा है, ठीक है। अब क्या जो हम लोग यहाँ पे जो लिखे हैं इसको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो हमने इसको लिखा है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे कि नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अभी बात करते हैं। देखिए स्टेट फंक्शन को हम लोग डेल्टा U लिखे हैं तो इसको DU हम लोग लिख सकते हैं, ये सही है। लेकिन जो पाथ फंक्शन है उसको हम लोग अगर DU लिखें, DW लिखें, उसको लोग डेल्टा W नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है वो इनएग्जैक्ट होता है। इनएग्जैक्ट के केस में पीछे हम बताए हैं क्या होता है क्राइटेरिया, ठीक है। तो ये नोटेशन जो है वो गलत है, ठीक है। इसको डेल्टा U को हम लोग DU लिख सकते हैं, लेकिन DW को हम लोग डेल्टा W हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है और ये जो है इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग वर्क और एनर्जी के बारे में हमने बात कर लिया, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। देखिए जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसका प्रिंसिपल जो है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का था क्या है, टोटल चेंज in internal energy will be same throughout the process. Total change in internal energy will be the same throughout the process. और ये जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंडेंट है। अब इसका फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो फार्मूला है वो ये बनता है DU इक्वल टू DQ प्लस DW। अब DU जो है वो क्या है, एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है, और DW और DQ और DW जो वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है।
ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। ये जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है और ये जो है वो इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। एग्जैक्ट में हम लोग कैपिटल लिखते हैं और इनएग्जैक्ट में हम लोग स्मॉल लेटर में लिखते हैं। अब अगर हम लोग इसका इंटीग्रेशन लें, ठीक है, तो क्या आएगा, ये आ जाएगा डेल्टा U इक्वल टू होता है Q प्लस W। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। तो इस जो फार्मूला, ये फार्मूला है, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ें समझेंगे। तो कैसे है वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, अगर ये है यहाँ पे, इसका कॉन्सेप्ट यही है, इफ़ द internal energy of the system increase, ठीक है, then the process will be positive, ठीक है। अगर इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। इससे मान लीजिए 4 वो देख रहे हैं, पहले वर्क डन ऑन द सिस्टम बाय द सिस्टम, दूसरा हो गया ये। तीसरा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, और चौथा हो गया हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम, ठीक है। ये 4 चीज़ें हैं। एक तो वर्क डन ऑन द सिस्टम है, वर्क डन बाय द सिस्टम है, और तीसरा है हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और हीट रिलीज बाय द सिस्टम। तो देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया गया था कि अगर इंटरनल एनर्जी सिस्टम का बढ़ रहा है, इसका मतलब जो प्रोसेसर है वो हमेशा पॉजिटिव में ही होगा। देखिए, अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर हम लोग सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं तो उसका इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तब इस केस में W जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसके जस्ट उल्टा, अगर सिस्टम के द्वारा वर्क किया जाता है तो उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या होगी, घट जाएगी। तब उस केस में जो W होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक वैसे ही हीट अगर एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम के द्वारा, तब उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या करेगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। तो इस केस में जो Q है वो होगा पॉजिटिव, और इसके जस्ट उल्टा जब हीट रिलीज करेंगे तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जो है वो घट जाएगा। तो इस केस में जो Q होगा वो नेगेटिव होगा। तो ये 4 कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन कर पाएंगे कि Q कब नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा, या W कब नेगेटिव होगा और पॉजिटिव होगा। तो यही इसका मेन कॉन्सेप्ट है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो अगले लेक्चर में हम अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, इसी के अगले टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।